मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम ज्योग्राफी। और इस चैप्टर में मैंने आपको कल टेक्सटाइल के बारे में बताया था कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडिया की, उसका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या है इंडिया की इकोनॉमी में, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, और साथ में कि फ़िलहाल क्या इम्पोर्टेंस है उसकी इंडियन इकोनॉमी में। ये सारी चीज़ें आपको बताई थी कि जीडीपी में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, 4% बताया था। बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड कराती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और देश की कुछ सबसे बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ में से एक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का ही पार्ट है, और इसके अंदर भी मैंने कई इंडस्ट्री बताई थी। तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर इसमें 3 इंडस्ट्री जो हैं वो ली गई हैं जो इस चैप्टर में आपको पढ़नी है, जो कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। जैसे सबसे पहला है कॉटन टेक्सटाइल्स। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यहाँ पे आपको जो है 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला, इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शुरुआत कब हुई, इंडिया की मिल्स कब बनी, और उसके बाद पढ़ना है कि एट प्रेजेंट इंडिया में किन किन स्टेट्स में कॉटन टेक्सटाइल मिल्स सबसे ज़्यादा है, जहाँ इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, और बाद में इसके चैलेंजेस क्या हैं, क्या समस्याएं हैं इंडिया की कॉटन इंडस्ट्री के बारे में, जिनको सुधार करके ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बड़ी हो सकती है और बेहतर हो सकती है। तो जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 चीज़ों में सबसे ज़्यादा आते हैं कि शुरुआत कब हुई। एंशिएंट इंडिया में, इन एंशिएंट इंडिया में क्या होता था, यानी प्राचीन भारत में क्या होता था, कॉटन टेक्सटाइल्स जो हैं वो हैंडलूम के थ्रू यूज़ की जाते थे, यानी हाथ से चलने वाली जो सिंपल मशीन है, जो लूमेज थे वो हाथों से चलाने वाले थे, और स्पिनर्स नहीं हुआ करते थे उस समय, या स्पिनिंग मशीन्स नहीं हुआ करती थी। सिंपल मशीन जैसे चरखा वगैरह इस तरीके की मशीन्स के थ्रू, सिंपल मशीन्स के थ्रू कॉटन से थ्रेड जो है वो बनाया जाता था। इस थ्रेड के बड़े बड़े रोल्स को हम यार्न कहते हैं, तो यार्न बनाया जाता था जिनसे कपड़ा बुना जाता है। वीविंग, नेटिंग, ये सारी प्रोसेस हाथों से ही होती थी। लेकिन क्या हुआ बताता हूँ। इन एंशिएंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस्ड बाय हैंडलूम। ठीक है, हाथ से चलने वाली जो मशीन्स थी उनके थ्रू ये बनाया जाता था। लेकिन इन ब्रिटिश पीरियड, लेकिन जब अंग्रेज भारत आए उसके काफ़ी समय बाद क्या हुआ, इंडिया में जो मशीन्स हैं, स्पेशली जो स्पिनिंग मशीन्स हैं, उनकी एंट्री भारत में हुई, और भारत में हैंडलूम की जगह अब किसने ली, स्पिनिंग ने ली। तो इन ब्रिटिश पीरियड कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड थ्रू स्पिनिंग मशीन्स जो स्पिनिंग मशीन्स हैं उनके थ्रू इंडिया में ये प्रोडक्शन जो है वो अब स्टार्ट होना शुरू हुआ। ज़रूरी भी था इस प्रोडक्शन का स्टार्ट होना इंडिया में। ब्रिटिश पीरियड में जब अंग्रेज आए वो अपने साथ बाद में आगे चल करके, वो पहले मैंने बताया था आपको कि यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे इंग्लैंड, वहाँ जा करके मशीनों से कपड़ा बनाते थे, उस कपड़े को बेचते थे, उससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता था, और इंडिया में मशीन मेड क्लॉथ जो है वो हाथों से बनाए कपड़े की अपेक्षा ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो जिसकी वजह से इंडिया के जो कुछ बिजनेसमैन थे उस समय के, उनको भी लगा कि यार हमको भी मशीन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगानी चाहिए जिसमें मशीन से कॉटन टेक्सटाइल बने, तो हम भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। वहीं अंग्रेजों को लगा कि हम यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते हैं, लाते हैं, फिर कपड़ा बना के लाते हैं, तो हमारा खर्चा होता है लाने ले जाने का, बेहतर है हम मशीन ही यहीं ले आते हैं, यहीं फैक्ट्री लगा देते हैं, इंडिया का ही रॉ मटेरियल लेंगे, यहीं कपड़ा बनाएंगे, यहीं बेचेंगे, तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से इंडिया में जो विदेशी मशीनें हैं उनका आगमन हुआ, वो मशीन्स भारत में भी आईं, और फिर इंडिया में भी टेक्सटाइल मिल लगनी शुरू हुई। इंडिया में पहली टेक्सटाइल मिल कब लगी वो बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1854। India's first cotton
टेक्सटाइल मिल was established in 1854। 1854 में यानी 1854 में इंडिया की पहली टेक्सटाइल मिल लगी और कहाँ लगी? इन मुंबई। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली कॉटन मिल जो है वो कहाँ पर एस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट जो कॉटन मिल है वो कहाँ पर? मुंबई, यानी मुंबई महाराष्ट्र में। और कब? 1854 में एस्टेब्लिश की गई थी पहली टेक्सटाइल मिल। फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल 1854 इन मुंबई। इंडिया की पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल 1854 में मुंबई में एस्टेब्लिश की गई। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल कब एस्टेब्लिश की गई। कई बार आया वो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बुक में जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें नंबर 1 पे ही ये दे रखा है, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी समय हुआ ये था, ये तो 1854 की बात है, लेकिन इसके बाद 2 वर्ल्ड वॉर भी हुए। वर्ल्ड वॉर 1 ये 1914 से 1918 तक 4 साल चला। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ जो 1939 से 1945 तक चला। जब ये पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, इससे ठीक पहले 1854 का जो समय था जब भारत में टेक्सटाइल मिल लगी, या इससे पहले जो यूरोपियन कंट्रीज थी जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, इन सभी में, इसके अलावा यूएसए, यूके और भी कुछ कंट्रीज थी, इन सभी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बड़ी तेज़ी से चल रहा था। यानी इन सभी देशों में जो इंडस्ट्री हैं वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही थी, फैक्ट्री सिस्टम तेज़ी से डेवलप हो रहा था, और इन सभी देशों में कॉटन टेक्सटाइल मिल स्पेशली इंग्लैंड में बहुत तेज़ी से एस्टेब्लिश हो रही थी। लेकिन हुआ ये कि 1914 में जो इंग्लैंड है वो बिज़ी हो गया किसमें? वर्ल्ड वॉर 1 में। और जब वर्ल्ड वॉर 1 में बिज़ी हो गया इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो कपड़ा बनाती थी उस समय, जो कॉटन टेक्सटाइल बनाती थी, या जो भी वहाँ प्रोडक्शन होता था, और भी इंडस्ट्री थी इसके अलावा जो ज़रूरत का सामान बनाती थी, जिनका बिज़नेस बाहर किया जाता था, जिनको बाकी देशों में बेच करके पैसा कमाया जाता था, उन इंडस्ट्रीज़ पर उस समय सरकार ने रोक लगा दी। वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, उनको बोला गया कि आप ये कॉटन टेक्सटाइल या बाकी सारी चीज़ें बनाना बंद कीजिए, केवल आर्मी की ज़रूरत का सामान ही अब उन इंडस्ट्रीज़ में बन रहा था। यानी इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज़ में या यूरोप की जो भी कंट्रीज़ थी उनकी इंडस्ट्रीज़ में क्या बन रहा था? वो सामान बन रहा था जो युद्ध में काम आने वाला था, आर्मी के काम आता। तो वहाँ का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था कॉटन टेक्सटाइल का, वो इन 4 सालों के लिए रुक गया। लेकिन कपड़ों की ज़रूरत तो थी ही, तो इसीलिए उस दौरान उन्होंने अपने यहाँ की इंडस्ट्री को बिज़ी कर दिया युद्ध का सामान बनाने में। और हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, इंडिया का कॉटन उन्होंने इंपोर्ट करना यानी अपने लिए ख़रीदना शुरू किया। यहाँ से ख़रीदते थे और कहाँ ले जाना शुरू कर दिया? यूरोप में अपने लोगों के लिए ले जाना शुरू कर दिया, अपने यहाँ ले जाकर बेचना शुरू किया। इस वर्ल्ड वॉर 1 से, देखिए वर्ल्ड वॉर 1 या 2 ये भारत के लिए भी समस्याएँ थी इन दोनों की, और उन देशों के लिए तो थी, क्योंकि उन्होंने जो भी प्रगति की थी, जो भी प्रोग्रेस की थी, उससे जो भी पैसा कमाया था, जो भी वेल्थ कमाई थी, वो इन वर्ल्ड वॉर 2 और 1 में उन्होंने सारा कमाया हुआ पैसा, सारा डेवलपमेंट इसमें गवा देने वाले थे वो। ठीक, लेकिन इंडिया को इस वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 से बहुत फ़ायदा मिला। इंडिया की इकॉनमी को ये फ़ायदा मिल गया कि इंडिया में जिस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर अब तक कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, लेकिन अब उनको फुर्सत नहीं थी, वर्ल्ड वॉर 1 में अपनी इंडस्ट्रीज़ को संभालने में बिजी थे। और यहाँ से उन्होंने जब मंगाना शुरू किया तो यहाँ के जो बिजनेसमैन थे उनको ये इंस्पिरेशन मिली कि अभी डिमांड बहुत तगड़ी चल रही कॉटन टेक्सटाइल की, और ख़ुद इंग्लैंड जैसा देश जो हम पे राज करता वो हमारी कॉटन और हमारे कॉटन टेक्सटाइल खरीद रहा है, तो हम भी नई नई इंडस्ट्रीज़ लगाएं। तो इसीलिए उस दौरान भारत के जो बिजनेसमैन थे उन्होंने कई सारी कॉटन टेक्सटाइल मिल खोलनी शुरू की। तब से लेके उसके बाद तक, आज़ादी के बाद तक लगातार बहुत सारी मिल्स खुली। और यही वजह है कि 2011 तक के अगर हम आंकड़े देखते हैं, 2011 तक के अगर हम देखें तो इंडिया में 1946 कॉटन मिल्स हैं। कितनी? अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ 2011 कितनी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं? 1946 मिल्स हैं कॉटन टेक्सटाइल की, जो कॉटन यान बनाती हैं, स्पिनिंग करती हैं और यान बनाती हैं, कपड़ा बनाती हैं। कितनी? 1946। इसमें से 80% जो हैं वो ज़्यादातर कैसी हैं? प्राइवेट बिजनेसमैन, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट की हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर की हैं। किस सेक्टर की हैं?
प्राइवेट सेक्टर की, ये मैंने कल बताया था आपको, प्राइवेट और पब्लिक, ठीक। 80% जो मिल्स हैं इसमें से वो प्राइवेट सेक्टर में हैं और 20% जो मिल्स हैं वो पब्लिक सेक्टर में हैं। 80% मिल्स प्राइवेट सेक्टर में, 20% मिल्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर में हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स में फ़िलहाल जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका है। मैंने बोला ना कि उस समय बहुत सारे बिजनेसमैन थे जिन्होंने कपड़े का व्यापार, कॉटन टेक्सटाइल का बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि डिमांड बहुत ज़बरदस्त थी इंटरनेशनल मार्केट में। क्योंकि जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ जो खुद जाने जाते थे अच्छा कपड़ा बनाने के लिए, उन्होंने वहाँ प्रोडक्शन कॉटन टेक्सटाइल का कम हो गया या लगभग कुछ समय के लिए बंद हो गया, जब तक वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 चले थे। तो भारत में उस समय डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी, यहाँ से बन करके कॉटन का, चाहे वो कॉटन हो यानी रॉ फाइबर हो, या फिर कॉटन से बना थ्रेड यानी यार्न हो, या फिर तैयार कपड़ा हो, सभी कुछ भारत से बाहर जा रहा था। बहुत डिमांड थी, तो यहाँ के बिजनेसमैन ने उस समय उनको मौका मिला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी छूट मिली उनको कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ, कॉटन टेक्सटाइल में लगा पाएँ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छूट इसलिए दी, कंट्रोल इसलिए हटाया कि उनको भी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। तो एक तरीके से बूस्ट मिल गया था इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान और उसके बाद भी। तो इंडिया में इसी वजह से 1946 कॉटन मिल्स खुली, और जिनमें से 80% प्राइवेट लोगों ने खोली, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ ने, और 20% जो है जिनको सरकार खुद चला रही थी और आज भी चलाती है। सॉरी, ठीक है। तो ये स्थिति है। तो यहाँ इतनी सारी मिल्स हैं, यानी लगभग 2000 के अराउंड हो जाती हैं, अगर थोड़ी सी और होती तो। 1946 मिल्स खुली। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, अब वो जानिए। ये तो है डेटा कि इंडिया में कितनी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं। और पहली मिल मैंने आपको बताया 1854 में मुंबई में खुली, मुंबई यानी महाराष्ट्र में खुली। तो महाराष्ट्र में ही क्यों खुली? तो यहाँ से क्वेश्चन मिलता है कि इंडिया में जो भी कॉटन मिल्स हैं ज़्यादातर वो सब कंसंट्रेटेड हैं, मतलब उन सब की लोकेशन जो है ज़्यादातर सारी मिल्स कहाँ खुली हुई हैं? महाराष्ट्र और गुजरात में ही खुली हुई हैं। ऐसा क्यों है? यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट दोनों फॉर्मेट में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसी का आंसर हमें यहाँ पर देखना है कि जो कॉटन मिल्स हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात बेल्ट में ही क्यों कंसंट्रेटेड है, वहीं पर क्यों है, कहीं और क्यों नहीं। देखिए, तो ऐसा क्यों है कि कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो यहीं पर कंसंट्रेटेड क्यों है, कहीं और पर क्यों नहीं है? कहाँ पर? महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक, तो वही बताना है कि कॉटन टेक्सटाइल, एक मिनट, ये तो ऊपर लिखा हुआ है, मैं इसी में ऐड कर देता हूँ। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। जो महाराष्ट्र और गुजरात जो स्टेट हैं ये इन्हीं में क्यों कंसंट्रेटेड है, सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल यहीं पर क्यों है, ये पूछा जाता है। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, समटाइम 5 मार्क्स में भी आता है। अब एक चीज़ समझिए, आपको इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में बताया था कि कोई भी इंडस्ट्री कहाँ पर लोकेट होगी, उसके लिए फैक्टर्स बताए थे, ह्यूमन फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर, है ना। फिजिकल फैक्टर में आपको बताया था मैंने, जैसे क्लाइमेट है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है ये, और इसके अलावा मैंने ह्यूमन फैक्टर में बताया था लेबर है, पावर सप्लाई है, ठीक, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो मार्केट है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन, कोई भी इंडस्ट्री वहीं पर लगाई जाएगी जहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए। उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए जैसे अच्छी लेबर, अच्छा रॉ मटेरियल और प्रॉपर पावर सप्लाई, अगर ये सारी चीज़ें कहीं पर होंगी तो इंडस्ट्री वहीं लगेगी। और यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात में वही सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी तो कॉटन इंडस्ट्री महाराष्ट्र और गुजरात में होगी। और ये कहा भी जा रहा है पहले से कि ज़्यादातर कॉटन मिल्स महाराष्ट्र और गुजरात में ही हैं। क्यों, ये पूछा है। तो इसका सबसे अच्छा जवाब है पहला कारण कि अवेलेबिलिटी ऑफ फाइन क्वालिटी रॉ मटेरियल। यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिलता है। रॉ मटेरियल
अब ये रॉ मटेरियल कौन है? कॉटन है। भाई कॉटन टेक्सटाइल मिल के लिए रॉ मटेरियल कौन है? कॉटन है। और महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और बहुत बड़ी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा खेती होती है किसकी? कॉटन की। और बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉटन, यानी वर्ल्ड क्लास फाइन क्वालिटी कॉटन भारत में उगाई जाती है, महाराष्ट्र और कहाँ? गुजरात में। क्यों उगाई जाती है? उसका कारण क्या है? यहाँ का फेवरेबल क्लाइमेट। क्या रीज़न है दूसरा? फेवरेबल क्लाइमेट। भाई कॉटन की खेती के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए होती है, जो महाराष्ट्र गुजरात में मिलती है, डेक्कन ट्रैप कहलाता है। इससे आपको पहले बताया गया ज्योग्राफी में कई बार कि जो ब्लैक सॉइल है इसे कॉटन सॉइल भी कहते हैं। जो काली मिट्टी होती है ब्लैक सॉइल, उसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तो इंडिया में महाराष्ट्र गुजरात का जो डेक्कन ट्रैप वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है किसकी खेती के लिए? आइडियल होता है किसकी खेती के लिए? कॉटन की खेती के लिए, इसीलिए इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। तो फेवरेबल क्लाइमेट, और साथ में यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहता है, ना ठंडा ना गर्म। और कॉटन की खेती के लिए फ्रॉस्ट फ्री कई सारे दिन चाहिए होते हैं, मतलब लगभग 8 वीक्स के करीब इसको चाहिए होते हैं, बिल्कुल चमकती धूप के, बढ़िया, जिसमें ना बारिश पड़े ना बहुत ज़्यादा क्या हो, ठंड पड़े, बढ़िया चमकती धूप के। तो वो क्लाइमेट इन्हें मिलता है यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र में, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? कोस्टल एरियाज़ हैं, समुद्र किनारे बसे हुए हैं, तो ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना गर्मी होती है, और गर्मियों के दिनों में धूप बढ़िया निकलती है। तो यहाँ पर कॉटन की खेती के लिए जो चाहिए क्लाइमेट, वो फेवरेबल क्लाइमेट यहाँ पर मिल जाता है। ठीक। तीसरी चीज़ क्या है? प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट। प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, ये आपको पता ही है। प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट के मार्केट तक पहुँच, यहाँ दोनों चीज़ें आप समझें पहले। मार्केट तक पहुँच इसलिए अच्छी है कि वहाँ जो कॉटन उगाई जाती है और उसकी डिमांड भी आसपास ज़्यादा है, क्योंकि पूरी कोस्ट लाइन महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस उड़ीसा तक पूरा जो पेनिनसुलर इंडिया, समुद्र किनारे बसे हुए हैं ये सारे स्टेट, और इन सभी स्टेट में क्लाइमेट मॉडरेट रहता है और ज़्यादातर गर्म ही रहता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में लोग कैसा कपड़ा पहनेंगे? ऑब्वियसली कॉटन ही पहनेंगे, यानी कॉटन क्लॉथ की डिमांड इन सभी स्टेट्स में खूब होती है। तो डिमांड ज़्यादा होती है, शुरू से डिमांड कॉटन क्लॉथ की ज़्यादा रही इन सभी जगह। इनका क्लाइमेट ऐसा है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? कॉटन क्लॉथ की डिमांड हमेशा से एंशिएंट टाइम से ही बहुत ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से ये आसपास पूरा डोमेस्टिक मार्केट तैयार हो गया है, और इसीलिए यहाँ के किसान खूब ज़्यादा कॉटन की खेती करते हैं और उसको इंडस्ट्रियलिस्ट को बेचते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं, और वहाँ पर खूब कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस किया जाता है। तीसरी चीज़ है यहाँ पर अगली, फोर्थ वन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। यहाँ पर मैं सब कुछ समझा नहीं सकता क्योंकि बोर्ड पर बहुत डिस्क्रिप्टिव, बाकी बुक पढ़ें, लेकिन मेन पॉइंट से आपको बता रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि ये दोनों ही क्या है? कोस्टल एरिया हैं। गुजरात में भी कई सारे फेमस पोर्ट हैं, जैसे सूरत पोर्ट है जहाँ से विदेशों तक माल भेजा जा सकता है, मंगाया जा सकता है, और सेम मुंबई जो पोर्ट है, मुंबई का जैसे कांडला पोर्ट है, और भी कई पोर्ट हैं, तो उन सभी सी पोर्ट से क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बड़े आराम से हो जाता है। इंडिया का जो रॉ कॉटन है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में दूसरे देश अपने यहाँ मंगाते हैं। इंडिया का जो यार्न है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाहर जाता है। आपको बताऊँ, सबसे जापान जो है वो बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन कॉटन का कपड़ा बनाता है, आज के टाइम में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जबकि वहाँ पर बिल्कुल भी कॉटन की खेती नहीं होती है। जापान कॉटन का बना हुआ कपड़ा यानी जो फिनिश्ड गुड है, गारमेंट, कॉटन का गारमेंट जो है सबसे बढ़िया क्वालिटी का बनाता है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जबकि वहाँ पर कॉटन की खेती बिल्कुल नहीं होती है। क्यों? कैसे बनाता है? क्योंकि इंडिया से वो बहुत सारा रॉ कॉटन इंपोर्ट करता है। जापान इंडिया से, देखो इंडिया के पास, मैंने कल बताया था, कॉटन इंडस्ट्री का चैलेंज है ये सबसे बड़ा कि इंडिया में क्या है? इंडिया में वर्ल्ड क्लास स्पिनिंग फैसिलिटी हैं और स्पिनिंग मशीन्स बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी हैं सभी मिल्स में। इंडिया में इतनी सारी मिल्स हैं कि यहाँ जितना भी रॉ कॉटन प्रोड्यूस होता है वो उस सब का यूज़ कर लेती हैं पूरी तरीके से और उसका बहुत सारा यार्न यानी धागा बना डालती हैं। लेकिन वीविंग और निटिंग में प्रॉब्लम है, अभी ये इतना वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है बहुत अच्छे से, जो वीविंग और निटिंग इंडस्ट्री है इसकी, इसीलिए वो सारा यार्न ऐसे ही पड़ा रहेगा भारत में, तो वो उस सबको क्या करते हैं? बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। जैसे यूके है, यूएस है, जापान है,
ये इंडिया से सारा वो रॉ कॉटन या रॉ कॉटन से बना फाइबर यानी जो धागा है, थ्रेड यानी यार्न, वो इंपोर्ट कर लेते हैं और उनके यहाँ मशीनों की वीविंग निटिंग की कमी नहीं है, वो उससे बढ़िया फिनिश्ड क्लॉथ जो है वो बना करके बेचते हैं। ठीक, तो वो पॉसिबल कैसे होता है, ये जो एक्सपोर्ट करता है इंडिया कॉटन मेड यार्न को, तो वो उसका फ़ायदा कैसे मिलता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, चाहे इनमें आप रेलवे ले लीजिए, रोडवेज ले लीजिए, या फिर ये खुद सी पोर्ट पर बसे हुए हैं, तो सभी तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पर, यानी इंटरस्टेट और इंटरनेशनल दोनों तरीके के जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड है, तो इसलिए भी यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स ज़्यादा हैं। ठीक, तो ये वो कारण हुए अवेलेबल ऑफ फाइन क्वालिटी रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, फेवरेबल क्लाइमेट, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, इसके अलावा पावर सप्लाई, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ भी यहाँ पर है। यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लगाने के लिए जो पैसा चाहिए उसमें ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट करना होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, और अच्छा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए लोगों के पास अच्छा पैसा होना चाहिए। तो यहाँ के जो किसान हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन काली मिट्टी की बनी है जहाँ बहुत बढ़िया कॉटन होता है, और भारत में उगाए हुए रॉ कॉटन, रॉ फाइबर की और उससे स्पिनिंग के थ्रू बने हुए धागे यानी यार्न की डिमांड विदेशों में बहुत है और एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे यहाँ के जो व्यापारी उनके पास खूब पैसा आता है। ठीक, लेकिन वो पैसा वो कब कमा पाते हैं, जब वो रॉ कॉटन और उससे बना धागा बाहर भेज पाते हैं तब। और वो कौन उगाता है, भारत में जो वीवर्स हैं और साथ में जो कॉटन एग्रीकल्चरर्स हैं, यानी कॉटन उगाने वाले जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स हों चाहे वीवर्स हों, वो जब तक उनको ये यार्न और ये कॉटन उगा करके नहीं देंगे तब तक वो व्यापार कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, और कॉटन की खेती के लिए पैसा भी अच्छा खासा लगता है, तो किसानों को वो पैसा ये बिजनेसमैन देते हैं। समझ में आया, महाराष्ट्र और गुजरात के जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कॉटन टेक्सटाइल मिल चलाते हैं और वहाँ से रॉ कॉटन या फिर उससे बना यार्न जो है वो विदेशों में भेजते हैं, पैसा कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो यहाँ के किसानों को बहुत अच्छी क्वांटिटी में पैसा प्रोवाइड कराते हैं, यानी कैपिटल वो प्रोवाइड कराते हैं किसानों के लिए। कॉटन उगाने के लिए जो खेती के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो सारा ही इंडस्ट्रियलिस्ट उनको प्रोवाइड कराते हैं, और क्या करते हैं, उनको एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आप हमारे लिए कॉटन उगाएंगे, सारी लागत पैसा हम लगाएंगे, आप मेहनत कीजिए, उगाइए, और बदले में वो पूरा कॉटन उनसे वही खरीद लेते हैं, मतलब वो उन्हें ही बेचेंगे, एक फिक्स प्राइस पर बेचेंगे। इससे उन किसानों के पास भी अच्छा पैसा रेगुलर बना रहता है, और बिजनेसमैन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कॉटन के, उनके पास प्रॉपर क्वांटिटी में लगातार कॉन्टीन्यूसली रॉ मटेरियल उनको मिलता रहता है, जिसको वो चाहे तो स्पिन करके, यार्न बना करके या रॉ फाइबर के रूप में बाहर भेज सकते हैं। तो ये भी है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट की यहाँ कोई टेंशन नहीं है। तो ये सारी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से इंडिया में बढ़िया रॉ फाइबर और यार्न बढ़िया जो है वो प्रोवाइड होता है, दुनिया भर के लिए एक्सपोर्ट भी होता है। लेकिन अब बात करें चैलेंजेस की कि समस्याएं क्या क्या हैं। अगर इतना सब कुछ अच्छा है तो प्रॉब्लम क्या है, ये जानना हमें। ठीक है, चैलेंजेस टू द कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बस ऐसे ही सारी इंडस्ट्रीज को पढ़ते जाना है, इसमें जितनी भी दी हैं। चैलेंजेस टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्या चैलेंजेस हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास, जिसकी वजह से ये अभी तक जो है वो क्या है, पिछड़ रही है। इनएप्रोप्रिएट वीविंग एंड निटिंग टेक्नोलॉजी। भारत के पास अभी भी, इंडिया की जो टेक्सटाइल मिल्स हैं उनके पास बढ़िया वीविंग और निटिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। वो उसमें अभी भी वीविंग में और निटिंग में मशीनों का प्रयोग कर तो रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी नहीं है। कारण है कि भारत में अभी भी वही ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था। वो यहाँ पर स्पिनिंग वगैरह की मशीन तो ले आए थे, लेकिन यहाँ के जो किसान थे, जो वीवर्स के पूरे पूरे विलेज हुआ करते थे, गाँव, जो पहले हाथों से कपड़ा बुनते थे,
तो अभी भी उनको कुछ मशीन्स प्रोवाइड करा दी गई हैं। ब्रिटिशर्स ने ये किया था कि पूरे पूरे गांव को ठेका दे देते थे, कॉन्ट्रैक्ट दे देते थे कि कॉटन तुम्हारा सारा हम खरीदेंगे, हमारे लिए कॉटन होगा, हमारे लिए उस कपड़े की वीविंग करो, निटिंग करो, हम तुमसे तैयार कपड़ा खरीद लेंगे और तुम्हें पैसे देंगे। ब्रिटिशर्स तो अपनी मर्जी से उनको लो वेज, बहुत कम मजदूरी पर काम कराया करते थे। लेटर ऑन जो बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलप हुए कॉटन के यहाँ पर, उन्होंने भी ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वही ब्रिटिशर्स वाला फार्मूला अपनाया, तो वो भी वीवर्स के जो विलेजेस है या जो कॉटन प्लकर्स हैं। देखिए ये इतना लंबा प्रोसेस, इसमें हर जगह मजदूर लगते हैं, बहुत लेबर इंटेंसिव काम है। यानी कि कॉटन बॉल्स को से कॉटन के प्लांट से तोड़ना, तो उसके लिए कॉटन प्लकर्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद उसको जो रुई होती है, जो बॉल होती है कॉटन, उससे कॉटन को अलग अलग करना, और उसके बाद क्या करना है, उससे उसका थ्रेड बनाना, फिर उसकी वीविंग करना, निटिंग करना, डाई करना, उसको कलर करना, उसके बाद फिर जाके कहीं उसकी स्टिचिंग या स्विंग होती है, तब गारमेंट बनता है। ठीक, इन सारे कामों में हर स्टेप पर बहुत सारे लोग लगते हैं। इन सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इन सभी से काम कराया जाता है, जिसकी वजह से इसमें इतना समय जो है वो लग जाता है, और ये सारा काम लेबर इंटेंसिव है। लेकिन ये सारे काम भारत में अभी मशीनों से नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी की कमी है। दूसरा एक कारण और भी है कि अगर ये काम मशीनों से कराए जाने लगे भारत में, तो अभी इतना एम्प्लॉयमेंट बाकी सेक्टर्स में डेवलप नहीं हुआ है कि उन लोगों को मशीनों की वजह से अगर उनका काम छिना तो उनको कहीं और काम मिल जाएगा। तो ये भी वजह है कि इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट रोजगार दे रखा है। अगर इन सारे कामों में सीधे सीधे मशीन ही सारे काम करने लगी तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये भी एक रीज़न है कि जिस वजह से यहाँ के व्यापारियों ने, बाकी लोगों ने मशीनों का सहारा बहुत लिया है, लेकिन उतनी उन्नत और जो कहना चाहिए डेवलप्ड मशीन्स हैं वो अभी अवेलेबल वीविंग निटिंग के सेक्टर में नहीं है। वो नो डाउट इंडिया में वर्ल्ड का सबसे अच्छा, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का स्पिनिंग यार्न बनता है, यानी सबसे अच्छी कॉटन हमारे यहाँ होती है। उस कॉटन का जो पूरी दुनिया में कपड़ा बनाने के लिए जो थ्रेड चाहिए कॉटन का सबसे बढ़िया, वो भी हमारे यहाँ ही बनता है। लेकिन उस थ्रेड को बाहर बेचना पड़ता है हमें, क्योंकि हम उसका पूरी तरीके से कपड़ा नहीं बना पाते। हमारा वीविंग और निटिंग स्ट्रक्चर अभी बहुत अच्छे से डेवलप नहीं है, तो ये एक कमी है। दूसरी चीज़ देखिए, दूसरी चीज़ ये कि एरेटिक पावर सप्लाई यानी पावर रिसोर्सेज अभी हमारे यहाँ बहुत अच्छे डेवलप नहीं हैं इन फैक्ट्रीज़ के लिए। जो रेगुलर पावर सप्लाई चाहिए, यानी इतना सारा जो यार्न बनता है रॉ मटेरियल, उससे वीविंग करना, निटिंग करना, डाइंग करना, कपड़े को टेलर करना मतलब काटना, और उसके बाद उसकी स्विंग स्टिचिंग करके उसको गारमेंट में बदलना, इन सब के लिए बहुत सारी पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो वो अभी है, बहुत अच्छी हुई है, व्यवस्था सुधरी है, लेकिन अभी उतनी अच्छी नहीं है। तो यानी इरेटिक पावर सप्लाई जो कंटिन्यूस निर्बाध रूप से चाहिए वो नहीं मिल पाती है। अगली चीज़ है हमारे पास क्या है, मशीन्स जो हैं उनको अपग्रेड होने की ज़रूरत है। ठीक है, मशीन्स नीड टू बी अपग्रेड, मशीन नीड टू बी अपग्रेडेड। इनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जो मशीन्स हैं अभी भी वही पुरानी मशीन्स यूज़ हो रही हैं। जो न्यू डेवलप्ड मशीन्स हैं वो अभी यहाँ के व्यापारी, यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अभी भी उनको नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं। ठीक, चाहे वो उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो या फिर उनकी असेंबलिंग ज़्यादा हो या उनका रखरखाव महंगा हो, शायद इसलिए। ठीक है, तो मशीन्स नीड टू बी अपग्रेडेड। तो मशीन्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ये भी एक समस्या कि मशीन अपग्रेडेड नहीं है। इरेटिक पावर सप्लाई है, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी वीविंग और निटिंग की। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो अभी भी पिछड़ रही है। तो इसमें एक रीज़न ये भी है कि लो आउटपुट ऑफ लेबर, जो लेबर है वो एफिशिएंट नहीं है। मतलब चीप लेबर मिल तो जाती है, लेबर भी एक कारण है बताया था, लेकिन लेबर में स्किल्ड लेबर चाहिए होती है, अनस्किल्ड भी चाहिए होती है, सेमी स्किल्ड भी चाहिए होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर जो है उसकी कमी है अभी भी। चीप लेबर तो मिल जाती है और चीप लेबर के चक्कर में स्किल्ड लेबर को लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो नज़रअंदाज कर देते हैं। यानी भारत में जो गारमेंट जो बनता है, जितना भी रेडीमेड गारमेंट जो बनता है, यानी को जितना हम यूज़ कर पाती है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो उसकी क्वालिटी जो है इंटरनेशनल क्वालिटी को मैच नहीं कर पाती है। वो मशीन की वजह से भी होता है और साथ में प्रॉपर ट्रेंड जो है
लेबर ना होने के कारण भी ऐसा होता है। अगली चीज़ है स्टिफ कंपटीशन। मार्केट में एक ज़माना था जब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन फाइबर हुआ करता था। लेटर ऑन जैसे जैसे विज्ञान ने साइंस ने प्रोग्रेस की, बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर आ गए भाई। सिल्क आया, उसके अलावा नायलॉन, टेरिलॉन, बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर भी आए हैं। जूट इंडस्ट्री की भी एंट्री हुई है। तो बाकी सारे जो फाइबर्स आए हैं जो सिंथेटिक, उनसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर से जो भी चीज़ें बन रही, कपड़े वगैरह, तो वो सस्ते हैं इन कंपैरिजन टू कॉटन फाइबर क्लॉथ। तो ये भी एक कारण है, इससे बहुत तगड़ा कंपटीशन भी मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अभी भी, यानी इतनी अच्छा जहाँ पर रॉ मटेरियल बनता हो, इतना फाइन क्वालिटी यहाँ या यान तैयार होता, उसके बावजूद भी वो इंडस्ट्री पीछे रह जाए, तो उसका ये सारे कारण है। तो ये चैलेंजेस हैं इंडिया की कॉटन इंडस्ट्री का। अगर इनको सुधारे तो पूरी दुनिया में नंबर 1 कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी भारत की, क्योंकि रॉ मटेरियल की हमारे पास कोई कमी नहीं है। वर्ल्ड का फाइन क्लास स्पिनिंग यान भी हमारे यहीं बनता है, लेकिन बात वही है कि हम उसका पूरा यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोनों में तालमेल या बैलेंस नहीं है। यानी रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, उसके बदले उससे जो फिनिश गुड बनना चाहिए वो उस स्पीड बराबर नहीं है, उतना हम उसको कंज्यूम नहीं कर पाते, तो उसको सबको एक्सपोर्ट कर देते हैं। समझ आया? तो ये था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके बाद अगला है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड देन नेक्स्ट इज शुगर इंडस्ट्री। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इसी तरीके से पूरी हो जाएंगी। फिर आगे आयरन और स्टील इंडस्ट्री आएगा, एल्युमिनियम आएगा, केमिकल, फर्टिलाइज़र, इस तरीके से एक करके हम मेन इंडस्ट्रीज़ को पढ़ते हुए चलेंगे। तो जो पढ़ाया इसमें 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक परिचय दिया कि भारत में कितनी मिल्स हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, उनका इतिहास बताया। दूसरी चीज़ वो यहाँ पर कब एस्टेब्लिश हुई, और साथ में इंडिया में महाराष्ट्र गुजरात में ही क्यों ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड है जो कॉटन टेक्सटाइल मिल है, क्यों वहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, उसके रीज़न बताए, और साथ में चैलेंजेस बताए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को एक बार बुक से ज़रूर पढ़ लें, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। अगर फिर भी कुछ रह जाए तो आप मुझसे ज़रूर पूछेगा।